हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव एज फिजिकल एजुकेशन चैनल। मैं भगवान सिंह आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का यूनिट नंबर 5, जो कि है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, जिसके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और हमारा अपडेटेड सीबीएसई सिलेबस है अकॉर्डिंग टू 2024 एंड 2025। आज तक हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके मैं नोट्स प्रोवाइड करवा चुका हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपको भी नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैं आपको उसका रिस्पॉन्स कर सकूं। ये है हमारा सिलेबस जो आज हम पॉइंट कवर करने वाले हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मीनिंग ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें खाली 3 एस्पेक्ट ही कवर किए जा रहे हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि एक इंसान है जिसको कोई बीमारी नहीं है और उसको हम हेल्दी बोल सकते हैं, बट फिजिकली, मेंटली और सोशली भी वो इंसान सही होना चाहिए, तभी हम उस इंसान को हेल्दी बोलेंगे, ना कि नॉट मेयरली दी अब्सेंस ऑफ डिसीज। ऐसा नहीं है कि एक इंसान है जिसे कोई भी बीमारी नहीं है और हम उसे हेल्दी बोलें। तो हेल्थ का मीनिंग क्या हो जाता है? हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकली भी वो इंसान सही होना चाहिए, मेंटली भी वो इंसान सही होना चाहिए और सोशली भी उसका बिहेवियर सोसाइटी में सही हो, तो हम उसे हेल्दी इंसान कह सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस रिलेटेड टू अवर, मतलब फिजिकल एक्टिविटी के रिलेटेड ही है इसका मतलब। एन इंडिविजुअल कैन डू हिज रेगुलर वर्क एफिशिएंटली विद जॉय एंड प्लेजर आफ्टर द वर्क इज ओवर। He still has sufficient capacity to do more work without any exertion or fatigue. Moreover, his recovery is faster and quicker. सिंपल सी बात है, इसमें समझने वाली क्या है? फिजिकल फिटनेस रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी। इसमें क्या है, एक इंसान अपने काम को हंसी खुशी कर पाता है, बिना थके हुए कर पाता है, और जब वो अपने काम को कंप्लीट कर लेता है उसके बाद फिर भी एनर्जी बची होती है किसी काम को करने के लिए, और वो अगर थकता भी है बट अपने आप को रिकवर भी बड़ी जल्दी कर पाता है। दैट इज फिजिकल फिटनेस। आई होप कि आपको फिजिकल फिटनेस का मतलब समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं वेलनेस। वेलनेस एक ऐसी टर्म है, ये फिजिकल फिटनेस और हेल्थ दोनों से थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है, ये थोड़ा और एरिया कवर करके चलती है। वेलनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लिव मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड इमोशनली बैलेंस्ड लाइफ। इसमें इमोशनली एक इमोशंस ऐड हो गए ना, बट इसमें स्पिरिचुअली भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट एक, जैसे ये आप डेफिनेशन देखोगे वेलनेस की, इसमें देखो इंटेलेक्चुअल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सारे एस्पेक्ट को कवर किया गया है। एक इंसान को हम वेल कब बोलेंगे? जब वो अपना चारों तरफ से मतलब सही है, ठीक है, अपने हर एक एस्पेक्ट, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अच्छा कर रहा है, तभी एक इंसान को हम वेल बोलेंगे। हेल्थ एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया को लेकर काम करता है, फिटनेस फिजिकल बॉडी को लेकर काम करता है, और वेलनेस एक होल टर्म है जो कि बैलेंस मेंटेन करती है हमारे लाइफ के हर एक पार्ट में, हर एक एस्पेक्ट में बैलेंस बना के चलती है। दैट इज वेलनेस। ओके, उसके ये डेफिनेशन आप लिख लेना, आंसर में बहुत ही अच्छा आपका आंसर रिफ्लेक्ट करके आएगा। उसके बाद हम करते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस आपको अलग अलग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस वेलनेस, फिजिकल फिटनेस और हेल्थ, सिंपल सी बात है। इंपॉर्टेंट मतलब फायदे क्या हैं? एक हेल्दी इंसान होगा तो उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? एक तो अनहेल्दी इंसान है तो वो अपना कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता, ये तो आपके दिमाग में समझ में आ रहा है। बट अगर एक इंसान वेलनेस में है, फिजिकली फिट है और हेल्दी है, तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, इसमें आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं और उनकी आगे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। टोटल वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव, किसी भी काम को करने की क्षमता का बढ़ जाना। बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, अपने काम को अच्छे से कर पाना। ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब एक सही समय पे एक इंसान की प्रॉपर ग्रोथ होना और उसकी मेंटल एबिलिटीज की प्रॉपर डेवलपमेंट होना प्रॉपर समय पे, तो ये आ जाएगा ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, टाइम इज मनी बोला जाता है ना, तो प्रॉपरली टाइम को यूटिलाइज करना एक वेल और फिट इंसान अच्छी तरह से जानता है।
प्रिवेंट हेल्थ हैजर्ड्स, मतलब एक हेल्दी इंसान है तो वो अपने आप को बीमारियों से भी परे रखेगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी टू फाइट द डिजीज। तो डेफिनेटली वो इंसान अपने आप को बीमारियों से दूर रख पाएगा अगर एक इंसान सही है, फिट है, वेलनेस में है, हेल्दी है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। दैट इज इंप्रूव फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, गुड पोस्चर होगा। गुड पोस्चर मतलब अगर इंसान फिजिकली फिट है मतलब उसका मस्कुलर सिस्टम सही है, उसके मसल्स में इतनी पावर है कि वो किसी भी एक पोज में लंबे समय तक बैठ सकता है, तो उसका पोस्चर सही रहेगा। इंप्रूवमेंट इन फिजिकल एबिलिटी, कोई भी काम करने में उसकी जहां फिजिकल एफर्ट्स लग रहे हैं एक इंसान के, तो वो उसकी एबिलिटी इंप्रूव रहेगी, अच्छी रहेगी। अ, मतलब अगर हम कंपेयर करें एक अनहेल्दी इंसान के साथ, तो डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटी, एक इंसान है मेंटली भी सही है, फिजिकली भी सही है, तो उसका सोशल एटिकेट भी सही होंगे, उसको हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सोसाइटी, वो इंसान सोसाइटी में भी अच्छे से बिहेव कर पाएगा। डिफरेंट सोसाइटी से मेरा मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में फ्रेंड्स हैं, उनकी एक अलग सोसाइटी है, हम जैसा फ्रेंड्स के साथ बिहेव करते हैं वैसा टीचरों के साथ बिहेव थोड़ी कर सकते हैं। जैसा हम टीचर और फ्रेंड्स के साथ बिहेव करते हैं, क्या वैसा हम अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव कर सकते हैं? मतलब हर एक जगह पे हमारा रोल चेंज हो जाता है। दैट इज सोशल डेवलपमेंट, हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सोसाइटीज। अगर एक इंसान हेल्दी है, फिट है, वेल है, तो वो अपना सोशल क्वालिटी भी उस इंसान में प्रॉपर वे से होगी। प्रिवेंट प्री मैच्योर एजिंग, समय से पहले बुढ़ापा आना, मतलब एक इंसान है एक मिड एज में 25 20 30 की एज में जाके उसको घुटनों में दर्द होने लग जाता है, बैक पेन होने लग जाती है, बालों का सफेद होना, आईज का कमजोर हो जाना, तो ऐसी वाली उनको प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा अगर एक इंसान हेल्दी है और अपनी हेल्थ को मेंटेन करके चलता है। अपनी हेल्थ के लिए अगर एक इंसान कॉन्शियस है तो उससे कोई भी प्री मैच्योर एजिंग वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रिपेयरनेस ऑफ इमरजेंसी, एक इंसान अगर फिजिकली और मेंटली फिट है तो वो किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है, उससे कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो इमीडिएट एक्शन ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्ट्रेस। एक इंसान हेल्दी है, फिट है, वेल है, तो वो मतलब उसे पता रहेगा कि किस सिचुएशन का मुझे कितना स्ट्रेस लेना है जो कि मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, ये हो गया। दैट वाज योर इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस। इसी पॉइंट देखो, आपको 5 से 6 पॉइंट्स लिखने हैं, मैंने इतने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप अपनी लैंग्वेज में इन्हें कहीं भी कुछ भी लिख के आ सकते हो, आपके पॉइंट्स कोई नहीं काटेगा। इनमें से आप 5-6 पॉइंट्स याद कर लेना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये एक्सप्लेनेशन है, इनमें से आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला। आफ्टर दैट हमारा एक पॉइंट आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, और इसको हम डायमेंशंस भी बोलते हैं, डायमेंशंस भी बोलते हैं। तो मतलब क्या, जब आप एक इंसान को देखते हो वेलनेस, वेलनेस से तो एक इंसान को वेल बोलते हो, तो उसमें आप क्या क्या देखते हो? मतलब एक इंसान वेल है तो आप उसे बोलोगे हाँ यार फिजिकली वेल है, इमोशनली भी वेल होना चाहिए। मैंने जैसे आपको बोला वेलनेस इज ए होल टर्म, बहुत बड़ी टर्म है, तो सिंपल सी बात है कि वेलनेस के अंदर बहुत सारे पार्ट होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। तो इसमें आया फिजिकल वेलनेस, उसके बॉडी पार्ट्स, उसके ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन करते होने चाहिए। इमोशनल वेलनेस, एक इंसान को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, उससे कब कहाँ कैसी बात करनी है वैसे उसको पता होना चाहिए, दैट इज इमोशनल वेलनेस। उसके बाद आ जाती है हमारी सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस मतलब हाउ टू बिहेव, है ना। स्पिरिचुअल वेलनेस मतलब अपने आप को एक टीम की तरफ प्रॉपर पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ जीना, दैट इज स्पिरिचुअल वेलनेस। उसके बाद आ जाता है इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस मतलब एक इंसान का अच्छा आईक्यू होना, अच्छा जल्दी से सीख पाना, मतलब नॉलेज और स्किल्स को एक्सपेंड करना अपने को, दैट इज इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इन्वायरमेंटल वेलनेस मतलब अपने सराउंडिंग्स को सही रखना, मतलब अपना आसपास के एरिया को सही रखना, दैट इज वेलनेस। तो हम एक इंसान को ये भी देखेंगे वो फिजिकली सही है, मेंटली सही है, इंटेलेक्चुअली सही है, क्या वो अपने आप अपने आसपास के एरिया को साफ रखता है? अगर वो नहीं रखता तो हम उसे वेल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे यार ये इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना जो वीक है, वो इंसान इन्वायरमेंटली वेल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल वेलनेस। एक इंसान है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली सब सही है,
अगर वो सही है तो वो अपने फाइनेंसिस को भी अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अगर वो नहीं कर पाएगा तब हम उसे वेल नहीं। उसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट, सॉरी, उसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशनल वेलनेस। नहीं बोलेंगे ऑक्यूपेशनल वेल मतलब एक इंसान अपने काम को लेके कितना सेटिस्फाई है। अगर वो कोई बिजनेस करता है, अगर वो टीचिंग करता है, कोई भी काम करता है, वो कितना उस काम को करने में सेटिस्फाई है। अगर वो ऐसा अपने काम को मर मर के कर रहा है, यार मैं बहुत थक जाता हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो वो ऑक्यूपेशनली वेल नहीं है। तो उस इंसान को भी हम प्रॉपरली वेल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे थे आपके कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। इसमें पहला फिजिकल वेलनेस होना चाहिए, इमोशनल वेलनेस होना चाहिए, सोशल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस एंड इन्वायरमेंटल वेलनेस। फिर आ जाता है फाइनेंशियल एंड ऑक्यूपेशनल वेलनेस। ये 8 कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके वेलनेस के हैं। जब कभी भी आप वेलनेस को देखते हो तो आपको ये सारे कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ। जैसे मैंने आपको बताया, एक वेलनेस के अंदर आप क्या देखते हो, वही चीजें अगर आप हेल्दी हेल्थ को देखते हो, इंसान को अगर आपको हेल्दी कहना है, देन आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स को देखना चाहिए उस इंसान में। फिजिकली हेल्दी होना चाहिए वो इंसान, मेंटली सही होना चाहिए, इमोशनली, आफ्टर दैट सोशली एंड स्पिरिचुअली। सेम वही चीजें जो हमने वेलनेस में पढ़ी हैं, वही चीजें सेम इसमें, बट इसमें फाइनेंशियल नहीं आया, इंटेलेक्चुअल नहीं आया, कुछ पॉइंट्स इसमें नहीं आए, बट जो आए हैं उसको आपने इसमें लिख देना है, बात खत्म। तो आपके कंपोनेंट ऑफ हेल्थ भी खत्म हो जाएंगे। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेफालतू में, सिंपल जो मेरा एक मेन एम है आपको पढ़ाने का। उसके बाद आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपको पढ़ने चाहिए थोड़े डीपली। ठीक है, कंपोनेंट्स ये दो टाइप के हैं, एक हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट, दूसरे हैं स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। हेल्थ रिलेटेड में क्या है, इंप्रूविंग द एरियाज दैट कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज, इंप्रूव मेंटल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिंपली हेल्थ रिलेटेड का मतलब है जब आपको नॉर्मल लाइफ जीनी है विदाउट एनी डिजीज और प्रॉपरली बैलेंस लाइफ जीना चाहते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो आपको हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करना है इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में, देन आपको ध्यान देना पड़ेगा स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट के ऊपर। अभी हम इनको वन बाय वन देखेंगे। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट में आते हैं 5 कंपोनेंट। एक कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, और उसके बाद आ जाता है बॉडी कंपोजिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम टू सप्लाई फ्यूल ड्यूरिंग सस्टेन्ड मतलब कंटिन्यूज फिजिकल एक्टिविटी। क्या है, एक एबिलिटी है, एक क्षमता है हमारे सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की, क्या करना, सप्लाई करना फ्यूल, जब हम एक कोई कंटिन्यू एक्टिविटी कर रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम टू सप्लाई फ्यूल ड्यूरिंग सस्टेन्ड फिजिकल एक्टिविटी। लंबे समय तक अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फ्यूल को प्रोवाइड करने का जो काम करते हैं हमारे ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर मतलब हमारे मसल से रिलेटेड, और स्ट्रेंथ को आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रेंथ एक ऐसी एबिलिटी है टू एक्सर्ट फोर्स इन ए सिंगल एफर्ट, एक पुश करना, लाइक किसी को पुश किया, दैट वर्क एज ए स्ट्रेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वेट लिफ्टिंग में वेट को क्लीन एंड जर्क करना है या स्नैच करना है, किसी को बॉक्सिंग में सिंगल पंच करना है, तो दैट कम्स अंडर सिंगल एफर्ट। सिंगल एफर्ट में, एक ही एफर्ट में आप कितनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर पाते हो, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये मस्कुलर स्ट्रेंथ। अगर आपको अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है तो आपको आपके मसल्स में एक सिंगल एफर्ट में मैक्सिमम फोर्स को प्रोड्यूस करने की पावर होनी चाहिए, दैट इज स्ट्रेंथ। उसके बाद आ जाएगा मस्कुलर एंडोरेंस। जब एंडोरेंस की बात आती है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, एक तो इसमें होगा आपको लंबे समय तक काम करना है बिना थके, और इन दी कंडीशन ऑफ फटीग, द एबिलिटी ऑफ द मसल टू कंटिन्यू परफॉर्म विदाउट फटीग। इसमें विदाउट फटीग मतलब जब
आपको बिना थके लंबे समय तक काम करते रहना। विद अनड्यू ऑफ फटीग, जब आपको फटीग थकान हो भी जाती है तब भी आप अगर काम करते रहते हो, दैट इज मस्कुलर एंडोरेंस। फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग करना, 2-4 किलोमीटर की साइकिलिंग करना, मतलब एक 5 मिनट से ऊपर का जब आप कंटिन्यू काम करते हो वो किस में आता है, एंडोरेंस में आएगा। उसके बाद आ जाता है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन मींस हमारी बॉडी में 3 चीजों को ध्यान में रखा हुआ है, फैट, बोन एंड मसल्स। इनका एक प्रॉपर प्रपोर्शन होना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इधर हम ऐसे ले लेते हैं, ये एक हमारे फैट है, दूसरा हमारे मसल्स हैं और तीसरा हमारे बोन्स हैं। इनका आपको प्रमोशन सही लग रहा है? नहीं लग रहा, क्योंकि एक मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, एक बड़ा बना दिया और एक थोड़ा सा मीडियम बना दिया। बट अगर ये सेम सर्कल में रहते हैं, सेम ही साइज के रहते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो बॉडी कंपोजिशन एक इंसान की बहुत सही है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आया होगा कि बॉडी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब जिसको मिला के हमारी बॉडी बनी है, उनका एक प्रॉपर प्रपोर्शन होना हमारी बॉडी में। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मोशन अराउंड ए जॉइंट। हमारे जॉइंट का प्रॉपरली एक नॉर्मल रेंज की उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होना, हमारे हाथों में एक प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होना, हमारी बैकबोन में, हमारी नीज में नॉर्मल लेवल की एक फ्लेक्सिबिलिटी होना, उससे हम क्या बोलते हैं, एक मतलब उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। रेंज ऑफ मोशन होना हमारे अराउंड जॉइंट्स, हमारे मसल्स में स्ट्रेचेबिलिटी होना, दैट इज कम्स अंडर फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपको 5 एस्पेक्ट्स थोड़े समझ में आए होंगे, बिल्कुल ही आए होंगे, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, उसके बाद आ जाता है बॉडी कंपोजिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हम चलते हैं स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स के ऊपर। स्किल आ जाता है रिएक्शन टाइम, हमारा अबिलिटी ऑफ बॉडी टू क्विकली रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब हमारे इन्वायरमेंट से आया हुआ कोई सिग्नल और उस पे हमारी बॉडी कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर पाती है, दैट इज रिएक्शन टाइम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पावर। पावर इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द फोर्स क्विकली, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। जैसे हमने स्ट्रेंथ पढ़ा था ना, एक ही एफर्ट में मैक्सिमम पावर को एक्सर्ट करना, तो इसमें क्या है, उसी मैक्सिमम पावर को एक ही एफर्ट में जल्दी से एक्सर्ट करना, दैट इज पावर। पहले हमने एक अपनी पावर को एक्सर्ट किया था एक ही एफर्ट में, तो वो हो जाती है स्ट्रेंथ, और अभी हमें इसे स्पीड के साथ प्लस कर देनी है, स्ट्रेंथ में स्पीड, तो वो क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। ठीक है, इतना आपको आई होप के समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम चलते हैं बैलेंस। बैलेंस 2 टाइप का होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक मतलब एक स्टेबल पोजीशन में हमारा अपनी बॉडी को बैलेंस करके रखना, जैसे मैं बैठा हुआ हूं, दैट इज स्टैटिक बैलेंस। जैसे जिम में कुछ बच्चे प्लैंक करते हैं, वो भी स्टैटिक बैलेंस में आता है। डायनेमिक बैलेंस मतलब मूवमेंट में अपनी बॉडी को बैलेंस बना के चलना। फॉर एग्जाम्पल सिंपली आप वॉकिंग कर रहे हो एक स्ट्रेट लाइन में बिना अपनी बॉडी को लटकाए हुए, बिना हिलाए हुए, दैट इज डायनेमिक बैलेंस। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज स्पीड। किसी भी काम को कम से कम समय में करना, दैट इज स्पीड। स्पीड इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द मूवमेंट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इसमें टाइम का कंसेप्ट आ जाएगा, किसी भी काम को जैसे 100 मीटर को 10 सेकंड में पास करना, दैट इज स्पीड। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एजिलिटी। एजिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है अपनी डायरेक्शन को क्विकली चेंज करना। आपने देखा होगा खो खो में किस तरह से बच्चे अपनी डायरेक्शन को जल्दी से चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर देख रहा है, या कोई खो खो या कबड्डी के कुछ बच्चे या फुटबॉल के कोई ऐसे बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको अपनी टीम में किसी प्लेयर को रखना है ना, तो आपको उसकी एजिलिटी पहले चेक करनी चाहिए कि वो इंसान किसी भी डायरेक्शन में अपनी बॉडी को कितनी जल्दी डायरेक्शन चेंज कर पा रहा है, दैट इज एजिलिटी। एजिलिटी जब भी आपके सामने आता है तो आपका होना चाहिए चेंज डायरेक्शन क्विकली, जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, दैट कम्स अंडर एजिलिटी। उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन रेफर टू द एबिलिटी टू इंटीग्रेट, हार्मोनाइज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मूवमेंट एंड सेंस टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल और टास्क। इसमें क्या है, आपको क्या करना है, अपना आई हैंड कोऑर्डिनेशन या आई फुट कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके चलना, और इसको इंप्रूव करने के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं स्पोर्ट्स में, ट्रेनिंग्स रहती हैं कोऑर्डिनेशन। हम देखते हैं किसी प्लेयर में कोऑर्डिनेशन की कमी है, हम उसे ड्रिल्स देंगे,
एक्टिविटीज देंगे जिससे वो अपने कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव कर पाएगा। इसमें होता क्या है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू कैच अ बॉल, तो मैं पहले बॉल को देखूंगा तभी तो कैच कर पाऊंगा। मैं इधर देखूंगा बॉल तो आगे मुंह पे बजेगी, ठीक है ना। आई फुट कोऑर्डिनेशन, अगर आपको किसी फुटबॉल को किक करना है देन फर्स्टली यू हैव टू लुक ओवर द फुटबॉल। फर्स्टली आपको उस फुटबॉल को देखना पड़ेगा तभी तो आप किक कर पाओगे प्रॉपरली, ठीक है। दैट इज कोऑर्डिनेशन। अपनी दो सेंसेस को, दो से ज्यादा सेंसेस को एक साथ में काम में लाना, दैट इज कोऑर्डिनेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। अभी इसको लर्न करने का एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे ए बी सी पी एस आर। ए मतलब एजिलिटी, बी मतलब बैलेंस, सी मतलब कोऑर्डिनेशन, पी मींस पावर, एस मींस स्पीड, आर मींस रिएक्शन टाइम। अगर आपको ये ट्रिक सही लगेगा ना, मतलब जब आपको इसको लर्न करने में प्रॉब्लम आएगी तो ये आपको हेल्प करेगा, मतलब जल्दी से लर्न करने में ये ट्रिक आपको हेल्प करेगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। मतलब ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स किस तरह से एक इंसान की वेलनेस को प्रमोट करते हैं। इस पे पहुंचने से पहले हमें पता तो होना चाहिए ट्रेडिशनल गेम्स कौन सी होती हैं और रीजनल गेम्स कौन सी होती हैं। हम वन बाय वन इनका मीनिंग देखेंगे। स्पोर्ट्स एंड गेम्स पास थ्रू जनरेशन। ट्रेडिशन मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गेम्स को पास कर दिया जाता है, दैट इज ट्रेडिशनल गेम्स, जिसमें उनका कल्चर शो होता है, कस्टम शोज होते हैं और उनकी हिस्ट्री रिफ्लेक्ट करती है, दैट इज ट्रेडिशनल गेम्स। रीजनल गेम्स कौन सी होती हैं, जियोग्राफिकल एरिया के वाइज जो गेम्स डिवाइड होती हैं। जैसे कुछ गेम्स ऐसी हैं जियोग्राफिकल एरिया में ही खेली जाती हैं, जैसे आप लोग देखोगे सर्कल कबड्डी। सर्कल कबड्डी खाली पंजाब में ही खेली जाती है। अभी हम सबसे पहले ना जिस तरह से ट्रेडिशनल गेम्स और रीजनल स्पोर्ट्स वेलनेस को इंप्रूव करते हैं तो उनका एक पर्पस रहता था उस टाइम भी खेलने का। प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, अपने कल्चर को बचा के चलना। प्रमोट फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देना। स्किल और टेक्निक को डेवलप करना। कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट मतलब अपनी कम्युनिटी को इंगेज करना, इंटरटेन करना और सोशलाइज होना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रीजनल गेम्स का क्या था, शोकेस करना अपना लोकल आइडेंटिटी, अपने एरिया का नाम बढ़ाना, फेम बढ़ाना, है ना। रीजनल गेम्स अपने रीजन को मतलब जैसे इनकरेज रीजनल प्राइड एंड यूनिटी, अपने एरिया का नाम रोशन करना। ये कुछ ऐसी रीजनल गेम्स होती थी। अभी हम देखते हैं वन बाय कुछ हमारे पास गेम्स है, जैसे मलखम, कलरीपट्टू। ये मलखम इंडियन जिम्नास्टिक बोला गया है इसको। एक पोल के ऊपर योगा पोजेज और जिम्नास्टिक एक्टिविटीज कुछ करी जाती हैं तो उसे हम मलखम बोलते हैं। कलरीपट्टू केरला में खेला जाता है, मार्शल आर्ट, इंडियन मार्शल आर्ट है। उसके बाद हम चलते हैं किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये पंजाब साइड में खेला जाता है। कबड्डी को तो आप जानते ही हो, ये महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन है। चेस और शतरंज, चेस शतरंज को ही चेस बोला जाता है, ये महाभारत में देखने को मिलता है इनका। लूडो, लूडो का एक चौपार, ये भी आपने प्राचीन समय में देखा होगा, चौपार थी उसी से इंस्पायर होकर अभी लूडो बन गई है, ठीक है। उसके बाद पोलो, तीरंदाजी, फिर आ जाती है खो खो, थंगता, कंचा, लखोटी, गिल्ली डंडा, पिट्ठू। ये कुछ ऐसी हमारी ट्रेडिशनल और रीजनल गेम्स हैं जिनसे क्या होता था, एक हमारे एंशिएंट टाइम में वेलनेस को प्रमोट किया जाता था। हाउ ट्रेडिशनल गेम्स प्रमोट वेलनेस, as we know that components of wellness include physical wellness, mental wellness, social wellness, emotional wellness, spiritual wellness and environmental wellness. ट्रेडिशनल गेम हेल्प अस इन अचीविंग दैट ऑल दी कंपोनेंट्स। सिंपल सी बात है, ये जब हम कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस को पढ़ते हैं वही सारे कंपोनेंट्स ट्रेडिशनल गेम्स के थ्रू क्या होते थे, प्रमोट होते थे, हम इनको अच्छे से बढ़ावा दे पाते थे। तो सिंपल सी बात है, अब मैं इनको दोबारा से एक्सप्लेन करूं, फिजिकल में कुछ बदल नहीं जाना या मेंटल वेलनेस में कुछ नहीं बदल जाना, बट सिर्फ आपको एक रिलेशन क्रिएट करना है कि ट्रेडिशनल गेम्स एंड रीजनल स्पोर्ट्स भी हमारी वेलनेस को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज लीडरशिप थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्टार टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लो। ये पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं जब आपका पेपर कहीं रीजन से बन के आता है। तो
लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गाइड, इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस अदर टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जब एक इंसान इंस्पायर करता है ग्रुप ऑफ पीपल को, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गाइड करना, इंस्पायर करना, इन्फ्लुएंस करना ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीविंग ए कॉमन गोल, दैट इज लीडरशिप। उसके बाद हम देखते हैं की क्वालिटीज ऑफ लीडर। एक लीडर है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। उसका विजन, क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस। उसका विजन क्लियर होना चाहिए, उससे पता होना चाहिए कि मैं इस ग्रुप को किस डायरेक्शन में लीड करना हम ग्रुप और लीडर के लिए सही रहेगा। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। वो लीडर हमारा ऑनेस्ट भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस लीडर में, प्रॉपरली बिलीव इन वन सेल्फ एंड वंस एबिलिटी। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू दी अदर्स इमोशंस। इमोशंस को भी समझने वाला होना चाहिए, दैट जो आप लीडर है उसमें ये एम्पैथी भी होनी चाहिए, इमोशंस को समझने की भी एक उसमें क्षमता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, वो अच्छे से अपनी बात को समझा पाए और सामने वाले की बात को समझे, दैट कम्स अंडर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन भी लीडर में होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर, कौन सी सिचुएशन में कब कैसा डिसीजन लेना है, प्रॉपर डिसीजन लेना है, ये एबिलिटी भी आपके लीडर में होना जरूर मतलब बहुत जरूरी है। अडाप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। एक इंसान बदलते हुए सर्कमस्टांसेस में अपने आप को अच्छे से डालना आना चाहिए। इंस्पायरेशन, मोटिवेट करना आना चाहिए आपके लीडर को। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए, जो भी एक लीडर आपका एक्शन लेता है और उसके बाद जो भी आउटकम्स निकल के आते हैं और उसकी उसे अकाउंटेबिलिटी लेनी भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक लीडर ने बोला चलो हम कहीं कोई काम करने चलते हैं, या कोई दूसरी एक आपके टीम के कैप्टन ने बोल दिया हम दूसरी टीम के साथ मैच लगाएंगे, वहां से हम जीत के आएंगे, और दूसरे दिन आपका फाइनल कंपटीशन है, आप जिससे अभी मैच खेलने गए आप ना हो तो उससे जीते और आपके मेन प्लेयर भी कुछ इंजर्ड हो गए, तो वो उसके आउटकम्स के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब उस सिचुएशन में भी उस लीडर को पता होना चाहिए कि यार अच्छा ठीक है मेरे से ये गलती हो गई, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ओके, उसके बाद आ गया रिजिलियंस, एबिलिटी टू ओवरकम चैलेंजेस। एक कोई भी चैलेंज आ जाता है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि उस टीम का मतलब कल क्या था, एक कंपटीशन था और आज उसके प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं, तो उसको उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, दैट इज कम्स अंडर रेजिलियंस। इसमें आपको 5 से 6 पॉइंट्स याद करने हैं और अच्छे से अपने आंसर को लिख के आ जाना है। अगर कोई आपको पूछता है क्वालिटीज ऑफ लीडर, उसमें आप कुछ भी ये 5 से 6 क्वालिटीज लिख के आ जाओगे तो आपका आंसर बड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। अगर हमें इस क्वेश्चन को ना करने से पहले थोड़ा समझना पड़ेगा। क्रिएटिंग लीडर, अगर हमें कोई लीडर को क्रिएट करना है थ्रू फिजिकल एजुकेशन तो हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप आ जाएगा एनालाइजिंग लीडरशिप स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। सबसे पहले इट इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई लीडरशिप स्किल्स दैट आर ऑलरेडी वेल डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट एंड दोस दैट आर रिक्वायर्ड फर्दर डेवलपमेंट। एक हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमें कौन कौन से लीडरशिप स्किल चाहिए फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। अगर एक बच्चे को आपको लीडर बनाना है तो सबसे पहले आप उसमें देखोगे ना कौन कौन से स्किल्स हैं और कौन कौन से स्किल डेवलप करने की जरूरत है इन फ्यूचर। जब आपने ये काम कर लिया, दूसरा स्टेप क्या करोगे, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दैट नीड इंप्रूवमेंट। उनमें थोड़े बहुत लीडरशिप स्किल हैं बट उनको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की नीड है, ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लीडरशिप रोल्स। अब हमने क्या किया, पहले एनालाइज किया, दूसरे में हमने उनको क्या किया, आइडेंटिफाई किया, तीसरे में हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। हम एक बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, उन्हें किसी टीम का कैप्टन बना देंगे, हम उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी, उनको लीडर बना देंगे कि आप जाओ और अपने लीडरशिप स्किल को जज करो कि आप कैसा कर पा रहे हो, प्रोवाइड करनी उनको अपॉर्चुनिटी। अब हम एक इंसान को लीडर खाली उसको क्वालिटी सारी सिखा दी, हमने एक बच्चे को फॉर एग्जांपल कबड्डी खेलना सिखा दी, फुल्ली सिखा दी, बट हमने उससे मैच में नहीं उतारा, तो वो क्या अच्छा प्लेयर बन पाएगा, उससे पता ही नहीं रहेगा कि एक्चुअल मैच में और ट्रेनिंग में क्या फर्क रहता है। इसलिए प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लीडरशिप रोल्स, हमें उससे रोल्स देने हैं। बिलीविंग इन लीडरशिप पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स। दूसरा हमें क्या करना है, कई बार होता है कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं बट वो अच्छे होते हैं,
और हमें क्या करना है, बस उन पे विश्वास बना के रखना है कि हाँ ये बच्चा आज नहीं तो कल कर लेगा। ऐसा थोड़ी है जल्दी जल्दी में एक दिन में देखा हमने, अच्छा ठीक है ये लीडर बन सकता है या ये लीडर नहीं बन सकता, क्या पता है इसी जल्दी जल्दी में हम अच्छे लीडर को नेग्लेक्ट कर दें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अच्छे लीडर निकल के नहीं आएंगे। हमें थोड़ा सा बिलीव करना है इन लीडरशिप पोटेंशियल ऑफ दी स्टूडेंट्स। उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग दी स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड रिवार्डिंग देम फॉर देयर सक्सेस। सिंपल, जब हमने उन्हें लीडरशिप रोल प्रोवाइड किए, ठीक है, हमने उन पे बिलीव किया और जब वो बच्चे अच्छा करके आते हैं तो हमें उन्हें रिवॉर्ड करना है। उससे क्या होगा, बच्चे मोटिवेट होंगे टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स फर्दर। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आ जाता है इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड एंड एक उसमें वो टॉपिक है प्राइज। ठीक है, ये एक मेथड है फर्स्ट एड देने का। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर गिवन टू एन इंजर्ड और इल पर्सन बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल। किसी भी एक इंजर्ड पर्सन को इमीडिएट, जब एक इंसान का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे उसे ग्राउंड में लग जाती है, जो हम उसको सहायता, जो हम उसकी हेल्प ऑन ग्राउंड करते हैं, उसे ही फर्स्ट एड कहा जाता है एक मेडिकल प्रोफेशनल के आने से पहले। ऐसा थोड़ी है कि अगर एक इंसान को फुटबॉल के ग्राउंड में कोई लग गई है तो क्या इमीडिएट वहां मेडिकल, वैसे तो मेडिकल होता ही है, बट एक इमीडिएट किसी जहां अगर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तब तो आपको उसे फर्स्ट एड देनी पड़ेगी ना, उसको थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ेगी ना, तभी उस सिचुएशन में की गई हेल्प को हम फर्स्ट एड बोलते हैं। फर्स्ट एड टर्म वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन इंग्लैंड फर्स्ट टाइम इन 1879 बाय द सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन। ये एक हिस्ट्री वाला फैक्ट है, ये आपको थोड़ा सा लर्न करके रखना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ये की टेक्निक्स हैं किस तरह से फर्स्ट एड दी जाती है। उसके बाद आ जाता है प्राइमरी गोल, द मेन एम, द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट डेथ और वर्सनिंग ऑफ द सीरियस सिचुएशंस। अब देखो एम और ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट एड के, उसको अगर आपको करना है तो फर्स्टली आपको ये 3 पीस के ऊपर ध्यान देना है, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर हार्म एंड प्रमोट रिकवरी। फर्स्ट एड का क्या काम है, प्रिवेंट लाइफ, हमें इमीडिएटली हेल्प करनी है और उसकी लाइफ को मतलब बचाना है। सबसे पहला हमारी फर्स्ट एड का क्या एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइफ को बचाना है, उस इंसान को डेथ या मरने से बचाना है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंट फर्दर हार्म, हमें उसी सिचुएशन में अगर एक इंसान को थोड़ी बहुत लगी है तो हमें वो इंश्योर करना है कि वो इंसान उस सिचुएशन में और इंजर्ड ना हो जाए। प्रमोट रिकवरी, उसी टाइम पे क्या है, हमें थोड़ी सी रिकवरी को भी बढ़ावा देना होता है फर्स्ट एड देते टाइम। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं प्राइस के ऊपर। प्राइस पहले क्या था, पहले ये टर्म राइस थी, पहले ये टर्म एज ए राइस थी। इसका मतलब क्या होता था, आर आई सी ई, राइस, राइस, आर मतलब रेस्ट, आई मीन आइस, सी मीन कंप्रेशन, ई मीन्स एलिवेशन। तो ये टर्म्स थी, पहले सिर्फ राइस थी उस, बट अभी ये इसमें पी ऐड हो चुका है। पी मीन्स प्रोटेक्शन। सबसे पहले जैसे हमने पहले अपने 3 पॉइंट्स में देखा प्रिजर्व लाइफ, तो यहां इसी तरह से हमें प्रोटेक्शन देनी है अपने इंजर्ड मतलब इल पर्सन को या इंजर्ड पर्सन को प्रोटेक्शन देनी है, प्रोटेक्ट द इंजर्ड एरिया फ्रॉम द फर्दर इंजरी, और ज्यादा इंजरी ना हो जाए उससे हमें प्रोटेक्ट करना है, दैट इज प्रोटेक्शन। आर मीन रेस्ट, अभी एक इंसान कोई काम कर रहा होगा या गाड़ी चला रहा होगा, कोई गेम खेल रहा हो, तभी उसको कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसको इंजरी हुई है, देन आपको क्या करना है, उसे इमीडिएट रेस्ट प्रोवाइड करनी है, उसे बोलना बस भाई रुक जा, अब तेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, अगर उसने कोई लोड उठाया हुआ है तो उसे रेस्ट देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आइस। आइस मीन्स अप्लाई आइस टू रिड्यूस स्वेलिंग। अगर उस इंसान को कोई प्रॉब्लम हुई है, सूजन हो रही है, तो आपको क्या करना है, उसे आइस अप्लाई करना है। कंप्रेशन, उसको पट्टी बांध देना, बैंडेज लगा देना। एलिवेशन, उसको इंजर्ड पार्ट एरिया एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ हार्ट। उसके जैसे आपको पता ना, हार्ट का क्या काम है, ब्लड को सप्लाई करना। तो ब्लड सप्लाई जब हार्ट करता है तो हमें क्या करना है, उसके हाथ पांव को हार्ट लेवल के ऊपर थोड़ा सा रखना है जो इंजर्ड पार्ट है। दिस मैटर हेल्प टू मिनिमाइज द टिश्यू डैमेज एंड प्रमोट रिकवरी। ये था आज आपकी वीडियो। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
आज हमने फिफ्थ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं इसके नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप कि आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। अगर आपको कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं उनका डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।